Okay, now see the first aspect of ecosystem is productivity. Understand it properly, it's very important. इसमें net, gross, primary productivity ये सब चीजें important होने वाली हैं. See now, a constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. सोलर एनर्जी का कॉन्स्टेंट इनपुट मतलब सोलर एनर्जी डायरेक्टली आती रहती है, इसकी वजह से हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम की वो फंक्शन करती है और सस्टेन रहती है. एक दिन के लिए भी अगर सूरज नहीं निकलेगा ना, सारे प्लांट्स मुरझा जाएंगे, आपने देखा है. प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट. तो देखिए एनवायरमेंट का, इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. तो इसमें देखिए क्या हमारा, इट इज बायोमास इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड. कितनी हमारी बायोमास या कितना ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्लांट के अंदर बन रहा है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, कितने एरिया में, बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड करेंगे in terms of gram -2 inverse or energy kilocalorie. Okay, the rate of biomass production is called productivity. कितनी बायोमास हमारी बन रही है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, या कितना ऑर्गेनिक मैटर हमारा बन रहा है प्लांट्स के अंदर, इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इनवर्ट्स पर ईयर -1 और किलो कैलोरी पर ईयर. ये भी आपको पर ईयर में मेजर करना है ये वाला. टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है कि सपोज हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसे यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हम प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट हमारा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, से हम बोलते हैं जीपीपी, और दूसरे को बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीपीपी क्या है. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देखो कितना ऑर्गेनिक मैटर हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बन रहा है, उसे बोलते हैं जीपीपी. A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. उसमें से काफी ज्यादा प्लांट्स जो है अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो यही अपनी एनर्जी जो ऑर्गेनिक मैटर से बन रही है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस. कितना प्लांट ने बनाया ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस में, उसमें से माइनस करा कितना प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज करा, और जो बचा रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं एनपीपी. वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट कितना बचा हमारे पास, यूज बना कितना, यूज कितना हुआ, उसके बाद जो बचा उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सी नाउ GPR माइनस आर, रेस्पिरेशन लॉस में एनर्जी जो निकली प्लांट्स की, इज इक्वल टू एनपीपी. अब देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर फॉर द कंजप्शन टू हिट्रोट्रॉप्स. जो बचा है वो हिट्रोट्रॉप्स खाएंगे, अब जो दूसरों पे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ये उनके लिए बच रहा है एनपीपी. जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए हमारे, ठीक है, घास खाने वाले एनिमल्स हो गए, या फिर हमारे डिकम्पोजर्स हो गए जो डिकम्पोजिशन से एनर्जी लेते हैं. अब बात आती है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by the consumers. तो सेकेंडरी हमारा ऑर्गेनिक मैटर नया बनेगा, वो भी किसके द्वारा बनेगा, कंज्यूमर्स के द्वारा. देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया. तो हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, प्योरली प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करेगी जिस भी एरिया पे है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वहाँ पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है प्लांट्स की, ज्यादा है या कम है. उसके साथ देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग मिलेगी हमें. द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर. अगर अपने पूरी बायोस्फीयर की नेट मतलब जो बचती है प्रोडक्टिविटी हमारी रेस्पिरेशन के लॉस को निकालकर, वो कितनी है हमारी 170 बिलियन टन्स. 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये हमने मेजर करा है ड्राई वेट में. ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ सरफेस, करीब इसमें से 70% सरफेस में ऑक्यूपाई कर रहे हैं. द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस आर ओनली
55 बिलियन टन, समुद्र इसमें से करीब 55 बिलियन टन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओशियंस, इतने ज्यादा ओशियंस होने के बाद भी, सबसे ज्यादा पूरे अर्थ में वाटर ही तो है, उसके बाद भी 55 बिलियन टन ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ सारी हमारी प्रोडक्टिविटी लैंड में हो रही है, पानी में 55%, बाकी आप 170 में 55 माइनस करके जितनी बच रही है वो सारी प्रोडक्टिविटी लैंड है, मतलब प्लांट्स कर रहे हैं। तो प्लांट्स कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। अब देखिए हम इसके रीजन डिस्कस करेंगे कि ओशियंस की प्रोडक्टिविटी क्यों लो होती है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट दैट विल रीड अबाउट डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन क्या है हमारा। This is the next aspect of ecosystem. Okay, you may have heard of earthworm being referred to as farmer's friend. आपने देखा कि earthworm को हम farmer's friend कहते हैं, but ये आपको नहीं पता क्यों कहते हैं। This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil. ये मिट्टी को लूज करती है, उसके पार्टिकल्स को, और मिट्टी के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ती है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक, और जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तोड़ते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आप लिख लेंगे वहां पे, जब हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में टूटता है, लाइक CO2, वाटर, is known as decomposition. Dead plants remain such as leaf, जो dead parts, dead plant के remains, जो पेड़ मर जाते हैं उनके जो बचते हैं पार्ट, जैसे कि लीफ, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, जैसे कि जो एनिमल मर जाते हैं उनका फीकल मैटर, उनका वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट डेट्रिटस। तो डेट्रिटस देखो क्या है, डेट्रिटस हमारा क्या होता है, डेड प्लांट की लीफ, बार्क, फ्लावर और डेड एनिमल्स का बची हुए बॉडी प्लस फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, ये सारा मिलकर बनाता है हमारा इकोसिस्टम में डेट्रिटस। तो डेट्रिटस क्या होता है, 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन आपका। विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, क्योंकि यही मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल होने वाला है डिकम्पोजर्स के लिए। डिकम्पोजर्स मरी हुई सड़ी हुई चीजों से तो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स, उनका वेस्ट, उन पे डिकम्पोजर्स आएंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे। तो मतलब डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेट्रिटस। डेट्रिटस वेस्ट मटेरियल हो गया, हर एनिमल का डेड पार्ट हो गया, तो ये डिकम्पोजर्स इसमें फीड करेंगे। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन की पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो हमारे क्या है, फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट स्टेप है डिकम्पोजिशन का, फिर होती है लीचिंग, फिर होती है कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड फाइनली मिनरलाइजेशन। तो हमारे करीब 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हमारा डिकम्पोजिशन जाके कंप्लीट होता है। इसलिए हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स आर द क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द अर्थ। क्लीनिंग, सफाई कर रहे हैं वो, सफाई सिर्फ झाड़ू ऐसे नहीं कर रहे हैं, सफाई क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज को तोड़ रहे हैं 5 स्टेप्स में। लेट्स सी नाउ हाउ इट विल टेक प्लेस। कम टू डेट्रीवोर्स। अब डेट्रिटस में जो फीड करते हैं वो डेट्रीवोर्स होते हैं। डेट्रीवोर्स क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को डेट्रीवोर्स कहते हैं। दैट इज ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। ये डेट्रिटस को डेड एनिमल्स की बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब तोड़ देना टुकड़ों में, पार्टिकल्स को तोड़ देना टुकड़ों में से बोलते हैं, फ्रेगमेंट से ब्रेक कर देना। बाय दिस प्रोसेस लीचिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग आता है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो टूट गया है सब कुछ, उसमें जो वाटर सॉल्युबल है, पानी में मिक्स होने वाला, इट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन, वो मिट्टी के अंदर चले जाएगा, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। फिर प्रेसिपिटेशन की हेल्प से वो ऊपर आ जाएगा अनअवेलेबल साल्ट्स की फॉर्म में, ताकि वो उसे फिर कोई यूज कर ले। Bacteria and fungal enzymes degrade detritus into simple inorganic substances. अर्थवर्म तो देखो ये करती है, बट अगर बैक्टीरिया की बात करें वो क्या करते हैं, इसका वो इसको डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में, इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म हमारा क्या है, व्हेन बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्रिटस, डेड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस. It is important to note
that all the above step in the decomposition operates simultaneously। तो हमारे जितने भी सारे steps होते हैं decomposition में सब simultaneously होते हैं, एक साथ होते हैं on the detritus। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे humification। तो what is humification? The next step is humification। Humification leads to accumulation of dark colored amorphous substances called humus। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि जब ये सारी चीजें हमारी टूट जाती हैं तो ये एज अ डार्क कलर्ड एमोर्फस सबस्टांसेस कॉल्ड ह्यूमस। तो हमें जो वहां की मिट्टी होती है बहुत काली दिखती है वहां पे, ठीक है। ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। तो वो इतनी अच्छी मतलब डिकम्पोजर सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने क्या करा, वो मिट्टी को पूरा काला कर दिया, ह्यूमस बन गया, डार्क सॉइल होती है वो। और वो ऐसी सॉइल है कि उसमें माइक्रोब का कोई अटैक नहीं होगा, काफी अच्छी सॉइल है वो, ठीक है। एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। और फिर वो जो हमारा ह्यूमस मटेरियल वहां बन गया वो डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट पे करेगा। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, तो ह्यूमस कैसा है, कोलाइडल इन नेचर है। इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं हमारे ह्यूमस में। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रो, फिर वो ह्यूमस भी डिग्रेड होता है, बोला ना स्लो रेट पे डिग्रेड हो रहा है। जो ह्यूमस बनता है ना हमारा फाइनली, उसके बाद वो भी डिग्रेड होता है लेटर ऑन बाय माइक्रोब, कुछ माइक्रोब उसको भी डिग्रेड करेंगे एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, फिर उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे बाय द प्रोसेस नॉन मिनरलाइजेशन। अब हमारे मिनरलाइजेशन रेडी रहेंगे, अब ये फाइनल हमारे मिनरलाइजेशन है जो कि प्लांट यूज कर सकते हैं। अब समझ में आया? उससे पहले भी टाइम लगा, ह्यूमस बनी, थोड़ा टाइम तक ऐसी रही, फिर माइक्रोब ने अटैक करा, उसको फिर से तोड़ा, डिग्रेड करा, फिर से तोड़ा उसको, फिर जाके हमारे मिनरल्स अब तैयार है जो कि प्रॉपरली अब रिसाइकिल हो गए हैं। अब वो प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स। हम लिखते हैं ना कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम देयर रूट्स, अब वो एब्जॉर्ब करेंगे। डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो देखो ये जो 5 स्टेप हमारे डिकम्पोजिशन के हुए हैं ना, इसमें प्रॉपरली हमें ऑक्सीजन की जरूरत है ही, हर जगह हर स्टेप में ऑक्सीजन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor। तो हमारा जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो डिपेंड करेगा कि वहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डेट्रिटस किसका बना है, और डेड मटेरियल किस कैसे एनिमल्स का, कैसे प्लांट्स का, और वहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, मौसम बारिश हो रही है, कैसा मौसम है, ठंड है, गर्मी, उस पर भी डिपेंड करेगा। In particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एग्जाम में ऐसा था कि डिकम्पोजिशन का रेट कम कब स्लो होगा, तब जब जो मटेरियल है डेड वो अगर ज्यादा लिग्निन में, लिग्निन केमिकल से बना है, लिग्निन से बना है, या फिर काइटिन से, फंगस के सेल वॉल काइटिन की बनी होती है उससे बना है, या फिर क्विकर जल्दी से डिसॉल्व होने वाला मटेरियल, जल्दी से टूटने वाली चीज है, क्योंकि इन चीजों को तोड़ने में टाइम लगेगा तो प्रोसेस अल्टीमेटली विल बी स्लोअर हो जाएगी। इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, अगर डेट्रिटस बहुत ज्यादा नाइट्रोजन से भरा हुआ है, एंड वाटर सॉल्युबल सबस्टांसेस लाइक शुगर, आराम से पानी में मिक्स होने वाली सबस्टांसेस हैं। टेम्परेचर इन सॉइल मॉइस्चर ऑलमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। टेम्परेचर और सॉइल में कितना मॉइस्चर है ये भी मैटर करता है आपका। डिकम्पोजिशन थ्रू द इफेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, की सॉइल माइक्रोब्स को भी एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड पीएच टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। ये थोड़ा कि हर तरीके से फंक्शन कर लेंगे, दे वांट एक्चुअली देयर ऑप्टिमम कंडीशन जहां पे अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, वार्म एंड मोस्ट मॉइस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, वार्म ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, वार्म डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर एंड, ये फेवर करते हैं, दे फेवर इसमें ज्यादा होगा, एंड लो टेम्परेचर एंड एरोबेसिस, कम ऑक्सीजन की कमी, वहां पे ऑक्सीजन कम होना, यहाँ पे डिकम्पोजिशन इनहिबिट मतलब कम होता है इस कंडीशन में, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर हमारे बिल्डअप हो जाएंगे। ओके तो मतलब कि एग्जाम में आएगा कि डिकम्पोजिशन हाई कब होता है, लो कब होता है, ये नोट डाउन कर लो, हाई और लो कब होता है, उसके पॉइंट्स याद कर लेना, हाई में क्या क्या है, लो में क्या क्या है, बिकॉज ये वही थिंग सबसे ज्यादा आप भूलते हैं, बिकॉज आप इन पे ध्यान नहीं देंगे, आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो स्किप हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। व्हेन डिकम्पोजिशन रेट इज हायर, या व्हेन
डिकम्पोजर्स फेवर डिकम्पोजिशन, फेवर कब करते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। फेवर डिकम्पोजिशन या इनहिबिट डिकम्पोजिशन कब कम होता है। नाउ लुक एट द फिगर 11.2, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाइए प्लांट में। ओके नाउ सी, एक प्लांट है, अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल। ट्री, एक स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी ट्री से। ट्री मिट्टी में ग्रो करता है, ओके। उसमें क्या होता है, ट्री जब हमारा मिट्टी में ग्रो करता है तो क्या होता है, वहां पे लीव्स फॉल डाउन होती है। सेकंड स्टेप ले लो, लीव्स फॉल डाउन हो रही है, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल। कुछ इंसेक्ट्स खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स खा लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेब। तो देखो जो एरो बाहर को जा रहा है, इंसेक्ट तो आपको सामने दे दिया है, बाहर को जा रहा है वो कुछ एनिमल्स भी खा रहे हैं। उसके साथ देखो कुछ फंगस हमारी प्लांट्स को खा रही हैं, देखो बीच में सेंटर में आ जाओ आप। नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 स्टेप, फंगस, मशरूम्स हमारी खा रही है, ठीक है। लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई। फंजाई इसको पार्शियली खाती, कैसे, पार्शियल, नॉट कंप्लीट। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। फिर वो लिटर बना देता है, टुकड़ों में छोड़ देता है। टुकड़ों में क्या बोलते हैं, लिटर, पार्टिकल्स में। अब ये लिटर को क्या करती है, अब आती है हमारी अर्थवर्म। अर्थवर्म, ये जो टुकड़े फंगस और बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, इनको अर्थवर्म प्रॉपर तरीके से क्या करती है, डिकम्पोज करती है, तोड़ती है, हर एक मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करती है, हर एक पार्टिकल के साथ, जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ सॉइल के माइट्स, कुछ फंजाई भी करती है, ठीक है। अब हमारी सॉइल बन गई ऑर्गेनिक रिच सॉइल। अब सॉइल बन गई ऑर्गेनिक रिच सॉइल। इंसेक्ट्स ने भी सम न्यूट्रिएंट्स को कर दिया, और यहाँ पे फंगस और अर्थवर्म ने भी कर दिया, कुछ बैक्टीरिया ने भी कर दिया। अब यही ऑर्गेनिक रिच सॉइल हमारी जो होती है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर, इसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वही साइकिलिंग हमारी चलती रहती है, चलती रहती है। मतलब जो चीज हमारी प्लांट्स ने फेंकी, मिट्टी में गई, दोबारा प्लांट्स ने वो ही ले ली, फिर प्लांट लीव्स को फेंकेगा, फिर वो सब चेंज होगा। मतलब फाइनली हमें यहाँ पे बनानी है ऑर्गेनिक रिच सॉइल। तो इसके जो बीच के जो चीजें करने वाली वो ये सब है, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल तैयार करते हैं हमारे लिए, मतलब डिकम्पोजर्स। अगर ये चीज नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल, तो लीफ, पत्ता जमीन पे ऐसे ही रहेगा, जब तक वो मिट्टी में दोबारा चीज गई वो दोबारा नहीं आएगी, प्लांट कैसे ग्रो होगा। प्लांट नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग कैसे होगी भाई, क्योंकि हर मिट्टी पे इतने प्लांट है, जब वो चीज वापस ही नहीं जाएगी तो वापस प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग इज मोस्ट इंपरेटिव एंड इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। तो आपका ये कंप्लीट हो गया हमारा डिकम्पोजिशन और उसके 5 स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एनर्जी फ्लो। तो ये डायग्राम देखिए बोर्ड में आ सकता है, वो स्टेप लिख देंगे और डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, पॉइंट नंबर वाइज छोड़ देंगे। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आपको ये सब ध्यान से